Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. My name is देवराज मंडल। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हर समय वो बेस्ट है शेयर मेरी नज़रों में। और उस शेयर का नाम है लार्सन एंड टर्बो। आज इस लार्सन एंड टर्बो की हम क्या कहते हैं एनालाइज करेंगे, इसके हर चीज़ फाइनेंशियल्स देखेंगे और इस कंपनी का देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। बैलेंस शीट सारी चीज़ें एनालाइज करके देखेंगे और जानेंगे कि ये इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या देख के हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। अभी मैं इस पर वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैंने न्यूज़ पढ़ी थी एक, ठीक है। तो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते उसमें देखा कि एल एन टी कंपनी ने, एल एन टी का एक पावर डेवलपमेंट सब्सिडरी कंपनी है, उस कंपनी ने अपने पूरे सारे के सारे शेयर्स या सारी की पूरी कंपनी बेच दी है टोरेंट पावर लिमिटेड को। मतलब कहने का मतलब है, ये न्यूज़ आई है कि टोरेंट पावर लिमिटेड ने एल एन टी पावर जो कंपनी है वो परचेज़ कर लिया। एल.एन.टी नहीं करा, एल.एन.टी का कुछ सब्सिडी कुछ पार्ट है, वो एल.एन.टी ने अपना पार्ट बेच दिया है टोरेंट पावर लिमिटेड को। ये न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, तो सोचा इसके ऊपर जब कोई कंपनी अपना डीमर्ज करती है, अपनी चीज़ों को बेचती है कहीं और कोई दूसरी कंपनी से एक्वायर करती है, तो हमारे शेयर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब देखेंगे। क्या शेयर्स में फ्लक्चुएशंस किस तरीके से आती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करने के लिए मैं स्कीनर ऐप ले लेता हूँ। स्कीनर ऐप को मैंने यूज़ किया हुआ है, ये मैंने ओपन किया स्कीनर ऐप। इसमें क्या होता है कि हमें सारी कंपनी के स्टॉक्स अच्छे से दिख जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। तो मैंने इसमें डाला लार्सन एंड टर्बो। ये आ गया लार्सन एंड टर्बो, ये ऊपर हो गया। अब सबसे पहले न्यूज़ पढ़ते हैं कि न्यूज़ में क्या बोलते हैं, न्यूज़ में क्या देखा हमने, न्यूज़ में हमें क्या पता चला। तो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है टोरेंट पावर ने एल.एन.टी पावर डेवलपमेंट के साथ एक पक्का समझौता किया हुआ है। इस समझौते के तहत टोरेंट पावर नाभा पावर की 100% हिस्सेदारी, इक्विटी स्टेक्स और उसके कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें बाद में शेयर्स में बदला जा सकता है, खरीदेगी। मतलब ये जो नाभा पावर है ना, ये भी नाभा पावर किसका पार्ट है, एल.एन.टी पावर डेवलपमेंट का पार्ट है। तो टोरेंट पावर एक अलग एंटिटी है, इसने नाभा पावर की 100% हिस्सेदारी, इक्विटी स्टेक्स और उसके कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें बाद में शेयर्स में बदला जा सकता है। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा। नीचे मैंने डेटा ले रखा है इसमें से समझाने के लिए, आपका कंटेंट मैं बताऊँ। कन्वर्टेबल शेयर मैं छोटा मोटी ऐसे ही बता देता हूँ। कन्वर्टेबल शेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कि एक तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो कि बाद में फ्यूचर में वो अगर वो चाहे तो कंपनी को बोल के, कंपनी से एग्रीमेंट बना के उस कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी शेयर्स में डेवलप कर दे, उसके बदले इक्विटी शेयर्स मिल जाए। हाँ, इस पूरी डील की कुल एंटरप्राइज वैल्यू 6,889 करोड़, लगभग 759 मिलियन US डॉलर है। तो अगर हम देखें तो हमें क्या पता लग रहा है, जो डील हुई है, ये डील कितने रुपए की हुई है, 6,889 पूरे एंटरप्राइज वैल्यू। अभी मैं आपको एंटरप्राइज वैल्यू और कन्वर्टेबल शेयर्स समझाता हूँ क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू किस तरीके से निकलती है। तो इसमें हमें साफ बताया है कि जो एंटरप्राइज वैल्यू है 6,889 करोड़ की, 759 मिलियन US डॉलर की, डॉलर में खरीदा है टोरेंट पावर ने एल.एन.टी पावर डेवलपमेंट का सब्सिडी पार्ट, ये नाभा पावर, ठीक है।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंटरप्राइज वैल्यू किसे बोलते हैं और हमें कन्वर्टेबल शेयर किसे बोलते हैं। ये देखो इंटरप्राइज वैल्यू, मैं बता रहा हूँ इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। इंटरप्राइज वैल्यू किसी कंपनी की कुल वास्तविक कीमत बताता है, यानी अगर कोई कंपनी पूरी खरीदनी हो तो कितने पैसे देने होंगे। ईवी की गणना कैसे होती है और ये किस तरीके से, इसका फॉर्मूला क्या है। ईवी इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, टोटल डेट कितना है, और उसमें से टोटल डेट में से हम माइनस कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हमें पता ही है। अब अगर एग्जांपल में लें, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ है। ये एग्जांपल है, रियल नहीं है, एग्जांपल दिया है। कहीं आप सोचने लग जाओगे फिगर दे रखा है, क्या कहते हैं उसका, एल एन टी पावर लिमिटेड का फिगर्स दे रखी है जो एक्चुअल फिगर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जांपल है, ये डेटा लिया है मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने इंटरप्राइज वैल्यू को समझाने के लिए। उस इंटरप्राइज वैल्यू का ये एग्जांपल है। तो मार्केट कैप इज इक्वल टू 5,000 करोड़, कर्ज 2,000 करोड़, कंपनी के पास 500 करोड़। तो कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू क्या होगी, 5,000 करोड़ तो मार्केट कैप है, डेट्स कंपनी के 2,000 है, माइनस कर दिया 500, 6,500 करोड़ हो गए। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई इस कंपनी को खरीदेगा तो उसे 6,500 करोड़ की वास्तविक लागत पड़ेगी, ये पूछा है। इंटरप्राइज वैल्यू क्यों महत्वपूर्ण है, मर्जर एंड एक्विजिशन, जैसे टोरेंट पावर की डील है, डील में ईवी देखा जाता है। यह कंपनी की पूरी आर्थिक स्थिति दिखाता है, सिर्फ शेयर कीमत से पूरी तस्वीर नहीं मिलती। अब देखो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट भी देख लेते हैं हम। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ऐसी वित्तीय साधन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जिन्हें भविष्य में शेयर इक्विटी में बदला जा सके। ठीक है, अब वो कौन कौन से, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी के डिवेंचर्स होते हैं। कंपनी एक तरीके का लोन का पैसा, उधारी का पैसा होता है, उधारी का पैसा दे दिया, बट उसके ऊपर हमें कोई डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक है, ना ही कोई मालिकाना हक मिलता है, बट हाँ एक फिक्स रिटर्न जो मिलता है, जो डिसाइडेड होता है कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, जो भी डिसाइडेड होता है उसमें कंपनी क्या करते हैं, फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट लेती है। उस चीज़ को हम कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसी तरीके से बॉन्ड्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। ठीक है, आसान उदाहरण मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कंपनी को 1 करोड़ का कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया। ठीक है, शर्त है कि 2 साल बाद इसे शेयर में बदला जा सकता है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आप उस शेयर से बदलकर मालिकाना हिस्सा ले सकते हैं। ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, ये सारे इसमें कंपनी को अगर आप खरीदते हो तो इसमें कोई मालिकाना हक नहीं मिलता। मालिकाना हक सिर्फ इक्विटी परचेज करने पे मिलता है। वो कहते हैं ना कि कंपनी के पास जिसके पास 51 शेयर कंपनी का मालिक हो, वो रीज़न है 51% शेयर्स होने का रीज़न इसलिए है कि अगर 51% अगर शेयर्स हिस्सेदारी है किसी के पास तो वो कंपनी का मालिकाना हक उसके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब होल कंपनी का डिसीजंस वो ले सकता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना उसके पास पावर होती है। अब मगर आपके पास भी शेयर्स हैं तो आपके पास भी राइट्स हैं कंपनी की न्यूज़ देखने का, कंपनी के बारे में सजेशन देने का, क्योंकि आप भी मालिकाना हक लेते हो। जिसके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उसके इक्विटी शेयर्स को कोई फिक्स परसेंटेज नहीं मिलता, उसको स्टॉक की शेयर प्राइस का एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। और उसके बदले कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट रन करती है तो कंपनी को प्रॉफिट बिजनेस होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड्स बांटती है। अगर बिजनेस एक्सपेंशन होता है कंपनी का अपने पास रिजर्व रखती है, उस रिजर्व में से कंपनी निकालती है, बोनस शेयर्स बांट देती है और एक्स्ट्रा डिविडेंड बांटती है। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर्स वालों को। इनको नहीं मिलते, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये प्रेफरेंस शेयर्स इनको नहीं मिलते। ये इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट मिलता है हर साल। 2 साल के लिए दिया है तो 2 साल तक इनको 2 साल तक का पूरा प्रॉपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। बट कंपनी के ये हिस्सेदारी नहीं होते और ये बहुत सेफ होता है।
ठीक है, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें सीख लिया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है। अगर कंपनी, वही लिखा हुआ है इसमें, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आप उसे शेयर में बदलकर मालिकाना हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया एंटरप्राइज वैल्यू। और ठीक है, अब आते देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। इसी शेयर बाज़ार पर असर क्या हुआ, देखो ये जो न्यूज़ आई, जब न्यूज़ आई ये कह के कि टोरेंट पावर लिमिटेड ने नाभा पावर लिमिटेड का, यानी कि एल&टी पावर डेवलपमेंट का एक्विजिशन कर लिया है, एक्वायर कर लिया है उसे 6,889 करोड़ रुपीज़ में, जो कि यूएस डॉलर में 7,759 यूएस डॉलर है। तो शेयर बाज़ार पर क्या असर पड़ा, देखो जैसी सबसे पहले ये ऐसी न्यूज़ आई तो शेयर बाज़ार पर जो शेयर्स है 4,202 का हो गया, और 4,202 का हो गया, 202 का बंद हुआ, और जो 0.70% बढ़त है। ठीक है, मतलब इस न्यूज़ की फ्लक्चुएशन से ही 0.70% बढ़त हुआ। टोरेंट पावर का शेयर, अब टोरेंट पावर ने एक्वायर किया है, टोरेंट पावर में क्या इफेक्ट पड़ा, टोरेंट पावर का शेयर 1467 पर बंद हुआ, जो 0.25% बढ़त है। यह ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हुई। ठीक है, मतलब बीएससी के थ्रू हुई। सरल शब्दों में बोले तो टोरेंट पावर ने नाभा पावर की पूरी तरीके से खरीदने का फैसला किया है। यही बड़ी डील है, इसलिए दोनों कंपनियों के शेयर्स में हल्की बढ़त। अभी देखो न्यूज़ भी आती है ना थोड़ा सा घुमा फिरा के, पक्का खरीदी है नहीं है, फैसला किया खरीदने वाले। और फैसला अगर इतनी बड़ी न्यूज़ है, न्यूज़ में आ गई, इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा था इसे, तो डेफिनेटली न्यूज़ है कि हाँ टोरेंट पावर ने नाभा पावर की पूरी तरीके खरीदने का फैसला किया है। यह बड़ी डील है, इसलिए दोनों कंपनियों के शेयर्स में हल्की बढ़त देखने को मिली। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बाद, और थोड़ी न्यूज़ मैंने निकाली थी, मैं वही देख रहा हूँ। इस डील में इसका मतलब, जब टोरेंट पावर ने नाभा की 100% इक्विटी और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट खरीदने की बात कही, तो इसका मतलब कंपनी का पूरा मालिकाना हक भविष्य में शेयर्स में बदलने वाले सभी साधनों पर नियंत्रण किया। अगर आप चाहे तो एक सेकेंड, अब पूरा न्यूज़ हम देखते हैं और एक्सप्लेनेशन में से होल एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। लार्सन एंड टर्बो की सहायक कंपनी एल&टी पावर डेवलपमेंट लिमिटेड है। ठीक है, ये जो लार्सन एल&टी एंटायर है, इसके अंडर में बहुत सारी कंपनियां अंडर में आती है, तो उसकी एक सहायक कंपनी, हेल्पिंग हैंड कंपनी बोलो, सब्सिडी कंपनी बोलो, कौन सी है, एल&टी पावर डेवलपमेंट लिमिटेड ने अपनी 100% हिस्सेदारी नाभा पावर लिमिटेड में बेचने का फैसला किया है। यह पूरी हिस्सेदारी टोरेंट पावर लिमिटेड को बेची जाएगी। यह सौदा नियामक रेगुलेटरी मंजूरी के अधीन है। एल&टी क्यों बेच रही है? एल&टी नाभा प्राइवेट लिमिटेड के पास लंबी अवधि का पावर परचेज एग्रीमेंट है और स्थिर प्रदर्शन है। एल&टी अपने रणनीति के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने जो कोर बिजनेस है ना उसमें ध्यान देना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए इस बिक्री से एल&टी अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देगी, तो ठीक है देगी, और वैल्यू अनलॉक कर सकेगी। कोर बिजनेस इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन का है एल&टी का। एल&टी के सीएमडी एसएन सुब्रमण्यन ने कहा कि यह कदम शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन मूल्य, लॉन्ग टर्म वैल्यू पैदा करेगा। टोरेंट पावर को क्या फ़ायदा है? समीर मेहता टोरेंट पावर के मालिक है, चेयरमैन है। टोरेंट पावर ने कहा इससे टोरेंट पावर की उत्तर भारत के पावर मार्केट में एंट्री मजबूत होगी। नाभा प्राइवेट लिमिटेड
एक उच्च गुणवत्ता वाला और स्थिर कैश फ्लो देने वाला एसेट है। यह अधिग्रहण पहले दिन से ही लाभ एक्रेटिव देगा, वैल्यू एक्रेटिव देगा, पहले दिन से ही एक्रेटिव देगा, वैल्यू एक्रेटिव। कंपनी की आय, रेवेन्यू, मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगा। नाभा पावर के बारे में, नाभा पावर के बारे में, यह 2014 में शुरू हुआ। पंजाब के राजपुरा पटियाला ज़िला में स्थित है। यह 1400 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट है। कोयले की सप्लाई के लिए दीर्घकालिक समझौता है। प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 95% से ज़्यादा है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। सरल निष्कर्ष, एल&टी अपने पावर प्रोजेक्ट बिजनेस से बाहर निकल रही है। टोरेंट पावर एक मजबूत और स्थिर पावर प्लांट खरीद रही है। यह डील दोनों कंपनियों की रणनीति के अनुसार फायदेमंद मानी जा रही है। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट एफएसए की जानकारी। पावर प्लांट ने कोयले के सप्लाई के लिए लंबी अवधि का समझौता एफएसए किया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से 2.775 मिलियन मीट्रिक टन, नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल से 2.46 मिलियन मीट्रिक टन। अगर कभी कोयला की कमी हो जाए तो वैकल्पिक अल्टरनेट स्रोत से कोयला खरीदने की व्यवस्था भी है। प्लांट की मशीनरी ऐसी है कि वह देसी, डोमेस्टिक और आयातित इंपोर्टेड कोयले को मिलाकर चला सकती है। इससे संचालन ऑपरेशंस में लचीलापन मिलता है। प्लांट का प्रदर्शन, फाइनेंशियल ईयर 25 में प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर पीएफ 95.36% रहा, अब तक का सबसे ज़्यादा। जुलाई 2024 में पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर 94.33% रहा। भारत में 500 मेगावाट से बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में इसका दूसरा स्थान, सेकंड रैंक रहा। इसका मतलब यह प्लांट बहुत कुशल और भरोसेमंद तरीके से काम कर रहा है। लार्सन एंड टर्बो के बारे में अगर हम जानें, लगभग $30 बिलियन की भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ईपीसी प्रोजेक्ट, इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में काम करती है। 8 दशकों से अपने प्रमुख व्यवसायों में नेतृत्व बनाए हुए हैं। गुणवत्ता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण इसकी खासियत है। टोरेंट पावर के बारे में, टोरेंट पावर लिमिटेड भारत की बड़ी निजी पावर कंपनियों में से एक है। यह पूरी वैल्यू चेन में काम करती है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड टू एंड उपस्थिति से कंपनी के संचालन में तालमेल, सिनर्जी, बेहतर निष्पादन और स्थिर विकास, स्टेबल ग्रोथ मिलता है। तो लगभग हमने ये मोटा मोटा इसमें पढ़ा। अब चलो सीधा हम पढ़ते हैं। अब हम सीधा का सीधा लार्सन एंड टर्बो को चेक करते हैं कि लार्सन एंड टर्बो में क्या इफेक्ट पड़ा। अब ये ना, मैंने स्किनर में लार्सन एंड टर्बो ओपन करा। ये देखो भाई, लार्सन टर्बो आज की क्लोजिंग भी देख लो। देखो न्यूज़ आती है, भगता है शेयर। आज की क्लोजिंग भी देखो तो हमें देखने को मिला 1.06%। 3:30 बजे मार्केट बंद हुई, 1.06% इंक्रीमेंट हुआ है। तो शेयर्स में जब से ये न्यूज़ परसों कल ये मॉर्निंग में न्यूज़ आई थी, आज देखो आज भी ये शेयर्स बढ़ा। तो ठीक है, 18 फरवरी 4:01 में ये लास्ट देखा था। तो 1.06%। आओ थोड़ा सा लार्सन एंड टर्बो के बारे में जानते हैं, फिर इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं कि लार्सन एंड टर्बो कैसी कंपनी है, हमें अच्छे से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए बढ़िया से। तो देखो, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड इज़ अ मल्टीनेशनल
conglomerate which is primarily engaged in providing engineering, procurement and construction solutions in key sectors such as infrastructures, hydrocarbon, power process industries and defense information technology and financial services in domestic and international market। ठीक है, तो हमें देखने को साफ पता लग रहा है किस किस चीज़ में इंगेज है ये। एक तो प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस, इस तरीके के किस इंफ्रास्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विस इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक जैसे उधारी पे लोन्स देने, ये सब भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन की तो लार्ज कैप बिजनेस है, ये तो सबको पता ही है। लार्जन एंड टर्बो, LNT जिसे बोलते हैं। मार्केट कैप देखें लार्सन एंड टर्बो का, तो 5,94,846 करोड़, 5,94,856 करोड़ का मार्केट कैप है। इट मीन्स ये काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है, तो लार्ज कैपिटल में आता है ये। ठीक है, लार्ज मार्केट कैपिटल का शेयर है ये। करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है, 4,325 करंट प्राइस चल रहा है। हाई कितना गया है, 4,332। लो कितना गया है, ओहो 2,965। देखो शेयर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, हाई पे चल रहा है। अगर हम देखें हाई लो का, अगर देखें थोड़ा आसपास होना चाहिए था, मगर ये तो थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखें तो 40-45% के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। कि देखो हाई तो पहुंच गया 4,332, आज कितना है 4,325, हाई 4,332, मतलब अभी चल रहा है 4,325, शेयर चल रहा है 4,325 और लो, और क्या कहते हैं अभी तक का सबसे ज़्यादा हाई कितना गया है 4,332, मतलब अभी कम ही डिफरेंस है। या हो सके तो ये ब्रेकआउट करेगा ऐसी डील से। क्यों, डील में क्या हुआ, डील हुई, अब क्या हुआ, LNT के पास क्या हुआ, LNT के पास पैसा आएगा। पैसा क्या, उसने अपना एक पोर्शन था, ठीक है, LNT पावर डेवलपमेंट का पोर्शन था, वो बेच दिया टोरेंट पावर लिमिटेड को। बेच दिया, तो पैसा बेचेंगे तो 6,500 समथिंग, जो कि $750 मिलियन का पैसा आएगा इनके पास। वो पैसा आएगा, ये अपने मेन बिजनेस में लगाएगी, कोर बिजनेस में लगाएगी, बिजनेस बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो देयर इज सम स्ट्रैटेजीज। अभी हम ऐसे नहीं चलेंगे, अभी हम पूरा फाइनेंशियल्स पढ़ने के बाद हम इसे समझेंगे कि हाँ फ्यूचर में क्या हम देखें कि हमारा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, वो देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लो 2,965 स्टॉक पी मतलब 35.7 मतलब, अब ये कहने का मतलब है कंपनी में एक रुपये कमाने के लिए कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो इतना पता है 35.7 रुपये हम आपको इकट्ठा कर लगाना पड़ेगा 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी में। तो कंपनी का ठीक है, स्टॉक पी भी ठीक है, नॉट मच मोर, अंडर वैल्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड बताता है, भाई इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी का तो इतना बनता है। ठीक है, बुक वैल्यू 737 भी मैंने बताया 737 क्या है, 737 बोलता है बुक वैल्यू की। अगर कंपनी को कुछ हो जाए, कंपनी में कुछ दिक्कतें आ जाए, कंपनी को शट डाउन करने की जरूरत पड़े, तो क्या हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा डूबेगा या बचेगा। देखो कंपनी को बेचते जब भी पैसा जितना भी रिकवर होगा ना, बुक वैल्यू के हिसाब से आपको मिल जाएगा, 737 रुपये तक मिल जाएगा, बाकी सारा पैसा डूब जाएगा तुम्हारा। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लार्सन एंड टर्बो काफ़ी बड़ी लार्ज कंपनी है, काफ़ी बड़े लेवल की कंपनी है, मतलब इतनी बड़ी है कि मतलब हमारा GDP उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो ट्रस्टेबल है, इस कंपनियों में हम पैसा लगा सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा टाइमिंग का हमें वेट करना पड़ सकता है कि हाँ पैसा तो तुम अभी भी लगा दो तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अपना पैसा हार्डकोर मनी है, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, तो सोच समझ के लगाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। अब डिविडेंड यील्ड 0.79%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6%। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ROCE क्या होता है और ROE क्या होता है।
एक मिनट देखो, मैंने डेटा ले रखा था। देखो बुक वैल्यू 737 दिखा रखा है, तो बुक वैल्यू क्या है? सबसे पहले से हम देखते हैं, पहले क्या देखा, मार्केट कैप देखा था 5,77,963 करोड़। ठीक है, मार्केट कैप कंपनी का कुल बाजार कीमत होती है। फॉर्मूला शेयर की कीमत कुल जारी शेयर्स, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। पूरे कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू क्या है, ये है। तो पूरे इस कंपनी की मार्केट वैल्यू देखो ये है। एक लार्सन एंड टर्बो को खरीदना हो ना, तो जेब से निकालो 5,77,963 करोड़ रुपीज़ और खरीद लो। बेचने मतलब क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बेचना मतलब कि अभी तुम ये भी इतना भी पैसे लेके जाओगे तो क्या उनके बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे वो भी डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। खरीदने का सोचेगा ना कि हाँ भैया L&T को खरीद लूँगा मैं। L&T को कैसे खरीद लोगे? 5,77,963 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट कैप कंपनी की कुल बाजार कीमत होती है, फॉर्मूला शेयर की कीमत कुल जारी शेयर। दिस शोज L&T इज अ वेरी लार्ज कैपिटल कंपनी। करंट प्राइस, मार्केट का करंट प्राइस क्या है? शेयर प्राइस मार्केट में करंट एक शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 4,200। ये जब मैंने डेटा लिया था तब का रेट है। अब तो कल लिया था डेटा, और अब देखो आज देखो बढ़ गया। आज कितना हो गया? 4,202, और आज ये हो गया 4,325। कल लिया था डेटा मैंने। हाई लो 4,206 इतना ही है। स्टॉक पी क्या होता है? अब पहले हाई लो कर देता। हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द लास्ट 52 वीक्स। लास्ट 52 वीक्स में कितना हाई रहा कितना लो रहा ये बता रहा है। 4,206 हाई और 2,965 लो। स्टॉक पी 34.7। प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है? शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। इट शोज हाउ मच इन्वेस्टर्स आर पेइंग फॉर रुपीज ऑफ वन अर्निंग। मतलब इन्वेस्टर कितना पे कर रहा है 1 रुपये कमाने के लिए, ये स्टॉक पी ये शो करता है 34.7। ठीक है, बुक वैल्यू इज द नेट एसेट्स वैल्यू एज पर शेयर्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये बुक वैल्यू होती है। डिविडेंड यील्ड इट शोज द रिटर्न्स फ्रॉम डिविडेंड्स। ठीक है, 0.81%। डिविडेंड से कितना रिटर्न मिला हमें, डिविडेंड के नाम पे कितना रिटर्न मिला ये बताता है। एनुअल डिविडेंड ये कैसे निकलता है? एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। इट शोज द रिटर्न फ्रॉम द डिविडेंड्स। ठीक है, यह बताता है कि शेयर से कितना लाभांश रिटर्न मिल रहा है। ROCE 14.5%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूजेस इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5%। ये बोला है कंपनी के पास जितना कैपिटल है वो उसका किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने % का रिटर्न मिल रहा है। कि देखो कंपनी अपना कैपिटल लगा के कंपनी 14.5% का रिटर्न निकाल ले रही है, तो ठीक है 14.5% का रिटर्न आ रहा है। तो ये यही बताता है कंपनी के पास जितना कैपिटल है उसे बिजनेस में लगाएगी, उस बिजनेस में लगा के कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो प्रॉफिट जनरेट करके वो कितना रिटर्न मिलता है। तो 14.5% रिटर्न आ रहा है कंपनी का अपना पूरा कैपिटल यूज़ करके बिजनेस में, तो ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। 14.5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। 14.5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
ROCE बताता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी से कितना लाभ कमा रही है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर बता रखा है। ये देखो, ये खुला, इसमें ये सब समझा रहा हूँ मैं, ये सब समझा रहा हूँ कि भाई बुक वैल्यू किसे बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड किसे बोलते हैं, ROCE किसे बोलते हैं, ROE किसे बोलते हैं, ये समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करी है शेयर होल्डर के फंड से। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी। ROE बताता है कि शेयर धारकों की पूंजी पर कितनी कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। ठीक है, शेयर धारकों मतलब जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो कैपिटल ले रखी है उससे कितना रिटर्न कमा रही है, 16.6%। ठीक है, और कंपनी का फेस वैल्यू शेयर्स का, जो इनिशियल शेयर्स जब होते हैं निकलते हैं तो उसका फेस वैल्यू क्या रखा है, कंपनी ने 2 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, फेस वैल्यू द ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सेट बाय द कंपनी। इट इज़ यूज फॉर अकाउंटिंग एंड डिविडेंड कैलकुलेशन। ठीक है, ये डिविडेंड कैलकुलेशन, जब कंपनी डिविडेंड बांटते हैं तो कहते अपने इस फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है नंबर ऑफ शेयर्स को, उसमें से डिविडेंड्स निकाला जाता है। तो कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया, अब इतना हमने छोटा छोटा पढ़ लिया। अब आते हैं मेन चीज़ पे। आओ, कुछ ज़्यादा फंडामेंटल हमने अच्छे से समझा, सारी चीज़ें हमने समझी। मार्केट कैप क्या होता है, करंट प्राइस क्या होता है, हाई लो 52 वीक का लास्ट हाई लो बता रखा है, स्टॉक पी क्या होता है ये समझा दिया, बुक वैल्यू क्या होता है ये समझा दिया, डिविडेंड यील्ड क्या होता है ये समझा दिया, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये समझा दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है ये समझा दिया, फेस वैल्यू होता है क्या समझा दिया। ठीक है, आ जाओ प्रॉस एंड कॉन्स देखें कंपनी के प्रॉस अगर हम बात करें, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33%। भैया कंपनी अपने कस्टमरों को, अपने शेयर होल्डरों को कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है। तो ये दिखा रखा है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33%। कॉन्स क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.85 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से महंगा चल रहा है 5.85 टाइम। ठीक है, आप अगर स्टॉक पीई को मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 5 से तो आपका रेट निकल के आएगा, आई थिंक 35 का था। $35 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको निकालेंगे कैलकुलेशन करके देखेंगे। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.85 टाइम्स बुक वैल्यू। देखते हैं बुक वैल्यू क्या दे रखी है, बुक वैल्यू से निकलेगा। स्टॉक पी में गलत जोड़ रहा था, इसकी बुक वैल्यू से निकलेगा। ये है बुक वैल्यू 737। अच्छा, मैं 400 समथिंग समझ रहा था। देखो बुक वैल्यू है 737, अब ये बोला 5.85, 737 मल्टीप्लाई बाय 5.85, 4,311। ठीक है, तो ये है बुक वैल्यू के, जो बुक वैल्यू में अगर बुक वैल्यू के बराबर होती तो भाई स्टॉक एकदम सही रेट पे मिल रहा है कि मतलब जितना की बुक वैल्यू देगा उतने रेट पे अभी कमाने का बहुत मौका है हमारे पास। बट ऐसा है नहीं, कंपनी का स्टॉक की वैल्यू चल रही है 737 और प्राइस चल रहा है 4,300 के आसपास। तो ठीक है, 5.85 टाइम्स बढ़ी हुई है। ये इसका कौन सा डिसएडवांटेज। पीयर कंपनी कौन सी होती है, पीयर कंपनी होती है कंपनी के सब्सटीट्यूट कंपनी। देखिए सब्सटीट्यूट कंपनी कौन सी, रेल विकास, NBCC, IRB इंफ्रा, देवी कल्पात्रु, KEC इंटरनेशनल, आइकॉन इंटरनेशनल। इन सभी में से सबसे महंगा शेयर किसका है, देखते हैं, चलो चेक करते हैं। पी देखो, अगर मैं देखूं तो लार्सन एंड टर्बो का 35 है। सबसे सस्ता है KEC इंटरनेशनल 22.06। तो अब लार्सन टर्बो का भी ठीक है, सही है, मतलब औरों के मुकाबले में तो भाई सबसे बड़ी कंपनी यही है। मार्केट कैप देख लो, इसका क्या मार्केट कैप है, कहीं भी आसपास नहीं पटा करे दूसरे वाले। तो
दूसरी सब्स्टिट्यूट कंपनी। ठीक है, अब आओ, अब आते हैं मेन चीज़ पे, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि हम देखेंगे, सिंपल देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, बाकी सारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस घटाने के बाद प्रॉफिट देखेंगे। सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये जानेंगे कि हम कंपनी में लॉसेस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा लॉसेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या रेवेन्यू हमारा हर महीने हर क्वार्टर वाइज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉफिट हर क्वार्टर वाइज प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आओ दिसंबर 2022 में अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2022 में सेल्स थी 46,390 करोड़ की। ठीक है, अब ये सेल बढ़ी मार्च 2023 में 58,335 करोड़ की, जून में 47,000, सितंबर में 51,000 बढ़ रहा है, दिसंबर में 55,000 बढ़ रहा है, गुड। मार्च 2024 में 67,000 बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, जून 2024 में 55,000, ठीक है। सितंबर 2024 में बढ़ा 61,555, 64,000 टू दिसंबर 2024 में, 25 में मार्च 2025 में 74,000, और जून 2025 में रेवेन्यू हुआ 63,679, सितंबर 2025 में बढ़ रहा है 67,984, और दिसंबर 2025 में 71,450। तो हर जगह से हमारा सेल बढ़ा है, मतलब सेल्स बढ़ी है, बढ़ रहा है, कहीं कहीं इक्का दुक्का नीचे गिरा भी है, बट हाँ हमें देखने को मिला है। अगर यहाँ से परफॉर्मेंस जांचूँ, दिसंबर 2022 से लेके अगर अभी तक देखूँ तो भाई परफॉर्मेंस तो बढ़ी है भाई, 2025 तक रेवेन्यू बढ़ी है। आओ ये सब इनके एक्सपेंसेस घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, सीधा सिंपल। 3058 करोड़ दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में 3058 करोड़ था। अब बढ़ के देखो, बढ़ रहा है, मार्च 2023 में 4,459 करोड़ बढ़ा, 3,096 घटा, 3,846 करोड़ बढ़ा, घटा, बढ़ा, बढ़ रहा है। मार्च 2024 में बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, जून 2024 में घटा, सितंबर 2024 में 4,099 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा कंपेयर देन प्रीवियस, फिर दिसंबर 2024 में नेट प्रॉफिट घटा कंपेयर देन प्रीवियस, मार्च 2025 में 6,156 अच्छा हुआ, प्रॉफिट हुआ, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट, 4,318 करोड़ का प्रॉफिट कंपेयर देन प्रीवियस, घटा, सितंबर 2025 में बढ़ा 4,678, और दिसंबर 2025 में प्रॉफिट घटा। तो ये ऑल ओवर हमारा है। तो ऑल ओवर अगर मैं देखूं परफॉर्मेंस, तो 3,058 करोड़ का दिसंबर 2022 में था प्रॉफिट, और अभी भी हमारा 3,825 करोड़ का प्रॉफिट है। तो लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टेबल है, कंपनी कमा तो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे सही रहेगा, सही लग रहा है। अब हम क्वार्टरली वाइज ऐसा हो, अब हम पूरे को कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट से हमें और अच्छी रिलेटेड फिगर आएगी, पूरे साल में क्या कितना कमा रहे हैं। तो देखो, सेल हुई मार्च 2014 में, पूरे मार्च 2014 की सेल दे रखी है, 2014 में सेल्स हुई 85,054 करोड़। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते देखते देखते कितना हुआ ना, 85,054 करोड़ हुआ। अब आगे देखिए कितना हुआ 2025 तक में, कितना हुआ भाई, 2025 में 2,55,734 करोड़, 2,55,734 करोड़। तो बहुत अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है कंसोलिडेट के हिसाब से। देखो, आओ हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें। मार्च 2014 में 4,885 करोड़ का हुआ प्रॉफिट हुआ, 4,885 करोड़ का प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स कंसोलिडेट पूरे साल का। अब वही 2025 तक देखिए तो कितना हुआ, देखो 25 तक पहुँचे तो हमारा प्रॉफिट हो गया 17,673 करोड़। हमें दिख रहा है प्रॉफिट, हमें कंपैरिजन में प्रीवियस, हमें पूरे साल का ही तो देखोगे यार। ठीक है, तो देखो हमें प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए नज़र आ गई। अब हम सेफ है। ठीक है, सेफ कैसे, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ नज़र आया पूरे साल में, और
सेल्स भी हमारी बढ़ती हुई नज़र आई। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखा इंक्रीज ही हुआ, कोई घटा नहीं है। तो बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ी है। तो इट मीन्स भाई कंपनी की हर सारी चीज़ें अच्छी लगी मेरे को। तो मतलब ठीक है भाई, बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, तो ग्रोथेबल कंपनी है, कंपनी आगे बढ़ती जाएगी, हमारे पैसे भी बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करना है, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे हैं, तो बेस्ट स्टॉक पिक हो रहा है, ये बेस्ट स्टॉक नज़र आ रहा है। हर चीज़ एक तो कैपिटल, मार्केट कैपिटल इतना बड़ा है, ठीक है, और प्लस रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है ईयर वाइज ईयर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर वाइज ईयर बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में देखें, इक्विटी कैपिटल, शेयर्स कैपिटल 185 करोड़ 2014 में था, और ऐसे करते करते 2023, 24, 25 में 275 करोड़, ठीक है, बड़ा है। रिजर्व्स देखते हैं, रिजर्व्स क्या चीज़ होती है? रिजर्व्स वो चीज़ होती है जहाँ से कंपनी पैसा बोनस बांटती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व्स में मेंटेन करते हैं। जैसे हम अपने घर को चलाते हैं ना, कि हमारी सैलरी आई, सैलरी में से कुछ पैसा लिया और रिजर्व्स में रख दिए कि भाई कभी भी कोई इमरजेंसी आई उस रिजर्व से हम निकाल लेंगे। तो वो इसी तरीके का रिजर्व्स मान के चलो। जब कंपनी कोई रन करती है बिजनेस, प्रॉफिट में से कुछ पैसे ट्रांसफर करती है और रिजर्व में मेंटेन करती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के, फ्यूचर कंपनी का एक्सपेंशन के लिए, कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रो करे, बढ़े। अगर उनको पैसे की जरूरत पड़े, लोन ना लेके वो रिजर्व में से निकाल ले, या अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कंपनी अच्छी चल रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको बोनस देना है, बोनस इसमें से निकाल के बोनस बांट देती है। या कंपनी वालों को एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है तो कंपनी इसमें से पैसा निकाल के बांट देती है। अगर ये कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत आ गई, फ्यूचर कोई ऐसा कुछ चीज़ें हो गई जो कंपनी को कोई किसी चीज़ का सामना करना पड़ा, तो इस रिजर्व में से निकाल के बेच देंगे, वो बेच देंगे इस रिजर्व में से निकाल के, ये रिजर्व में से निकाल के देंगे और उससे लीगल फीस भर देंगे। तो रिजर्व इस तरीके के, तो इसलिए कहा जाता है कि रिजर्व्स अगर मेंटेन हो रहे हैं तो दैट इज़ द गुड, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वही देखो, रिजर्व देखो कैसा है, 37,526 करोड़ मार्च में था, बड़ा 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 2022 में भी बढ़ा, 2024 में भी बढ़ा, मार्च 2025 में, अरे भैया सितंबर 2025 में क्या अमेजिंग है। ये देखो 2014 में 37,526 करोड़ का रिजर्व था। अब देखो 2025 में कितना रिजर्व है, 1,01,108 करोड़ का क्या है, रिजर्व्स है। अब बोरोइंग्स भी अच्छी नहीं होती कंपनी के लिए, बट स्टिल कोई बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो अपना बिजनेस चलाने के लिए उनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। लोन्स बोरोइंग्स करेंगे तभी तो वो आगे फ्यूचर में अपने जो उनके पास प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो लोन्स देखो, अगर हम ये देखते हैं कि अगर लोन्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि कंपनी के पास कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आया होगा, उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए कंपनी को लोन लेने की जरूरत पड़ी, ठीक है। बोरोइंग्स देखो 80,846 करोड़ की बोरोइंग्स थी, ठीक है, बढ़ रहा है 93,000, बढ़ा 1,25,000, 1,34,000, 1,25,000, 1,20,000, सितंबर 1,34,000, देखो इंक्रीज हुआ है। तो बिजनेस भी बढ़ रहा है, अगर आप सेल देखोगे तो सेल भी बढ़ी है ना, तो इस हिसाब से बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो बोरोइंग्स भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है भाई, तो वो कहीं से भी ले सकते हैं। अदर लाइबिलिटीज़ कहीं से भी, मैं बोलने कि भाई बैंक से ले लिया, किसी इंस्टीट्यूट से ले लिया, किसी मतलब कहीं से भी इनके पास बोरोइंग्स आ रही है, वो है ये अदर लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, जो भी बिजनेस रन करते समय कंपनी को अपने वेंडर्स को पेमेंट करना है, हाँ उधारी पे सामान लिया हुआ है बिजनेस रन करते समय, तो वो पेबल, जिसको हम अकाउंट्स पेबल बोलते हैं, ट्रेड्स पेबल भी बोलते हैं, वो सब इसमें अदर लाइबिलिटीज़ में आते हैं। फिक्स एसेट्स हमारी इतनी है 32,000, फिक्स एसेट्स अगर बढ़ रही है, बढ़ती हुई नजर आए तो बिजनेस पता चलेगा कि बिजनेस बढ़ रहा है, अच्छे उस पर बढ़ रहा है बिजनेस। कि अगर फिक्स एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, नए नए ऑफिसेस खुल रहे हैं, नए नए सेटअप खुल रहे हैं, नए नए स्टैब्लिश खुल रहे हैं, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब बढ़ रही है, इनकी वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की वैल्यू बढ़ी जा रही है, तो मतलब कंपनी ग्रो कर रही है।
अब देखते हैं क्या ऐसा हुआ। मार्च 2014 में 32,397 करोड़ का फिक्स एसेट था। अब बढ़ते बढ़ते देखो घटी, यहाँ पर घटा, अब देखो बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो बढ़ा है 45,403 करोड़। ठीक है, तो फर्नीचर एसेट्स हमारी, फिक्स एसेट्स हमारी बढ़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। CWIP क्या होती है? CWIP कॉस्ट, CWIP वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है? जैसे कंपनी ने अलग जगह कहीं पे प्लांट्स खरीदा, ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन पे वो कंपनी L&T अपना सेटअप बिठा रही है। अभी वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, एसेट्स उन्हीं की है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, यूज़ में नहीं है, इंस्टॉल में, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, यूज्ड में नहीं है वो एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स को हम कहाँ दिखाएंगे? ऐसे एसेट्स को हम WIP में दिखाएंगे, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन में, अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो फिक्स एसेट का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन ईयरली बेसिस पे चार्ज करने लग जाते हैं एज पर अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, CWIP 14,179 करोड़। ये तो बड़े घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो जितना काम हो रहा है उस हिसाब से चलता है। ठीक है, 14,000 स्टार्टिंग में था, इतना हुआ। अब इन्वेस्टमेंट अच्छा है। इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इट मीन्स ये लगता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रखा है, वहाँ से रिटर्न आने के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है दैट इज़ गुड्स फॉर द शेयर होल्डर, कि हाँ भैया कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ से रिटर्न आएगा, कंपनी के पास रिटर्न आएगा तो डेफिनेटली शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, हमारा प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगा। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ। 8,109 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने 2014 में किया हुआ था। बड़ा 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 बढ़ेगा, वेरी गुड, मतलब सही है। 55,180 करोड़, 8,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बढ़ के 55,880 करोड़। इससे क्या आएगा? कंपनी को रिटर्न्स आएंगे। अगर कंपनी ने किसी कंपनी में शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, वहाँ पे पैसा डाल रखा है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट, वो पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। वो जैसे जैसे इस कंपनी के शेयर्स ग्रो करेंगे, इनके भी शेयर्स, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड। अदर एसेट्स क्या है? अब जैसे कि हमारा बिजनेस है, क्या कहते हैं हम, क्लाइंट, ये बिजनेस है कंस्ट्रक्शन करने का, L&T का कंस्ट्रक्शन करने का बिजनेस है। अब क्लाइंट से क्या लेंगे? पैसे लेते, कैसे लेते हैं पैसे? जैसे जैसे उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, वो क्लाइंट इनको पैसा देता रहेगा। अगर उन्होंने कुछ पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए बट क्लाइंट ने पैसा दिया नहीं, तो वो हमारे रिसीवेबल बन जाते हैं, कि हमारे पास पूरे राइट्स है उस पैसे को लेने के, जब टाइम आएगा तो वो दे देंगे। वो होते शॉर्ट टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स बोलते हैं इसे। वो सब हमारी अदर एसेट्स में आते हैं। तो ऑल ओवर मेरे को तो सारा सब कुछ ठीक लगा, सब कुछ सही लगा। L&T मेरे हिसाब से नो डाउट कि इसमें कोई झोलझाल है कि भाई हम इस कंपनी में अगर पैसा डाल दूंगा तो मेरे डूब जाएंगे। नहीं डूब सकते भाई, वेरी वेरी ट्रस्टेबल कंपनी, और बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा ग्रो किया है। अब देखते हैं इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो में हम देखते हैं तीन टाइप से पैसे आते हैं। कैश फ्लो, कैश कैसे आ रहा है हमारे पास? कैश ऑपरेशन से आ रहा है, कहने का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, जो हमारा बिजनेस है कंस्ट्रक्शंस का और अलग अलग चीज़ों का जो बिजनेस है L&T का, वहाँ से पैसा आ रहा है। अब वो पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आया, अब वो पैसा कहाँ लग रहा है? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव में, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव मतलब पैसे लगाए गए, हमारी जेब से पैसे निकाले और इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये हुआ तो नेगेटिव में चला जाएगा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसी को उधार दे दिया, पॉजिटिव है तो बेच दिया, आ गया। नेगेटिव आ रहा है तो हमने किसी को उधार दे दिया। अभी यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हुआ? किसी को उधार दे रखा था, वहाँ से उधार बेच लिया होगा, 6,557 पॉजिटिव में है, और इन्वेस्ट कर दिया 15,489, और टोटल नेट कैश फ्लो हमारा निकल के आया 228। कंपनी के पास इतना कैश फ्लो पड़ा हुआ है, 228 करोड़ कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास। तो ये था L&T के बारे में। मैंने पूरी चीज़ें एनालाइज करी, L&T का जो न्यूज़ से लेके कंपनी के सारे मैंने फाइनेंशियल्स पढ़े, आपको बताए। ठीक है, और इसी तरीके से रिसर्च करना चाहिए कभी भी कोई स्टॉक्स परचेज करे।
अगर आप चाहते हो कि मैं इस शेयर्स को टेक्निकल के साथ भी समझाऊँ, अभी तो मैंने फंडामेंटल समझाया, अगर आपको लगता है कि मेरे को टेक्निकल के साथ मैं समझाऊँ ताकि आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट नज़र आए एक शेयर्स को परचेज़ करने में कि हाँ टेक्निकल भी बहुत ज़रूरी है, बट मैंने फंडामेंटल समझाया, फंडामेंटल्स देख के भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि टेक्निकल भी समझा दो, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना आप लोग, टेक्निकल समझा दो टेक्निकल्स, तो मैं टेक्निकल ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा इसे और बताऊंगा फंडामेंटल्स को जोड़ के, ग्राफ को जोड़ के, टेक्निकल्स को जोड़ के एक पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं और हमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।